हाँ भैया। ओके। तो कुछ तकनीकी गड़बड़ रुकावटें आती हुई और फाइनली यहाँ पे लैंड हो गए। अब बस ये ओके, मैं देख रहा हूँ। Recording in progress. ग्रेट। तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? और बताओ आज क्या बात करनी है, किस प्रकार से सेशन आगे लेके जाना है? कोई टॉपिक डिसाइड कर रखा है या मुझे ही टॉपिक डिसाइड करना है? और कितना समय है, आधा घंटा, एक घंटा? तो अकॉर्डिंगली उतनी देर बात कर पाएंगे सभी लोगों से। और यहाँ पे अभी गैलरी में सिर्फ बाकी सारे बच्चे नहीं दिखे ना, अभी सिर्फ वो सारे सोसाइटी वाले बच्चे हैं, राइट? जी। ओके। तो बाकी कहाँ, उनको बस दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पे नहीं दिखेंगे, ऐसा कुछ? तो चलो ठीक है, उनके कुछ कमेंट्स वगैरह पढ़ सकते हैं हम कहीं पे साथ साथ रहेगा। हाँ, उनके कमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ पहले, उसके बाद फिर। अरे इंट्रो तो बोरिंग पार्ट होता है यार, सब बोर हो जाएंगे। सीधा टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। Try karungi sir ki bore na ho. Okay, so a very warm welcome to all of you. Hope you all are doing extremely well. Now before calling upon our speaker for the session, which we believe is going to be enthralling by the way, I would like to take the opportunity to introduce our outstanding guest, who is none other than Aman Thatarwal, although he definitely does not need any introduction. Pardon me for this. Don't kill me. Aman Bhaiya is the founder of Apni Kaksha and Apna College, an edtech startup, or may I dare say, a mission to bring in quality education to every single Indian household with simple internet connection. With 8 YouTube channels and teaching over 8 lakh students every single day, truly widening the horizons of what's possible in an online infrastructure. He is an educator, a YouTuber, a public speaker, a career counselor, or shall I just say all of ours big brother. So it is with our heartfelt pleasure that we welcome you, Aman Bhaiya. It's over to you now. अब मैं बोर करना बंद करती हूँ। अरे नहीं, अब सबसे पहले हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? और काश ये सेमिनार ऑफलाइन हो पाता तो और अच्छा लगता, पर अभी के लिए हम ऑनलाइन के साथ आगे बढ़ते हैं। कोई टॉपिक मेरे को आर लिमिट बता दो। यूजुअली सेमिनार ऑफलाइन तो 4.5 घंटे के होते हैं, पर ऑनलाइन में तो वो सुसाइड के बराबर होता है। तो यहाँ पे आधा एक घंटा कितना टाइम है? 15 मिनट। मैं उस हिसाब से अपनी स्पीड या ब्रीफ कितना करना है वो मैं डिसाइड कर लूंगा। नेक्स्ट स्पीकर कितनी देर में है? एक आर का टाइम लिमिट है और चैट्स आप देख सकते हो साथ में। अरे वाह, चैट्स हम देख सकते हैं साथ में। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा हाई प्लेस कर देता हूँ, वरना इफ यू वांट तो 6:30 तक सेशन आप लेके जा सकते हो डेफिनेटली। चलो ठीक है, एक बार मैं इसकी और हाइट ऊपर चढ़ा देते हैं, किताबें और किस दिन काम आएंगी। ओके चलो, बेटर है, कैमरा के पास थोड़ा ये एंगल हो गया है। तो कहाँ से शुरू करें? अभी हमारे पास 300 वही बच्चे हैं आए, ठीक है, और लगभग 1.25 घंटा है। तो चलो ठीक है, आज स्पॉन्टी रहेगा। और मैं यार कमेंट्स तो उतने नजर साथ में नहीं जाएगा, तो जैसे किसी का आपको डाउट अच्छा लगता है, जितने भी यहाँ पे होस्ट बैठे हैं, ठीक है, मेरे से पूछ लेना बीच में। यूजुअली ये होता है मैं आधा एक घंटे में थक जाता हूँ, फिर जो टॉपिक होगा उस पर हम और विचार करते रहेंगे और करते रहेंगे। तो सबसे पहले जर्नी से शुरुआत कर लेते हैं। और जब किसी का इंटरव्यू लेता हूँ आज के दिन, तब भी यही पूछा जाता है, भाई अपनी जर्नी सबसे पहले बताओ। उस जर्नी में उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। और फिर अगला क्वेश्चन ये होता है कि भाई सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? आज 2 इंटरव्यू थे, संडे था, और सबसे अच्छा खुशी तब हुआ कि जब ये पता चलता है कि 12th में इन्होंने समहाउ कहीं ना कहीं, पूरा तो नहीं, ऑनलाइन में पूरा कौन किसी से पढ़ता है, पर कुछ चैप्टर ये हमसे भी पढ़े थे और ये हम ही जानते थे। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि जो बच्चा कभी 11th-12th में था, आज वो अपनी कक्षा में ज्वाइन कर रहा है। तो वो एक अच्छा मोमेंट था। एक किरोड़ीमल का बच्चा था और एक और डीयू का ही कॉलेज का स्टूडेंट था। तो मैं अपनी जर्नी से आज शुरुआत करता हूँ। 2015 में यार स्टार्ट किया था, और 12th पास कर ली थी। थोड़े शर्मिले टाइप थे बहुत ज्यादा। मतलब अगर कोई बोले कि कहीं खड़े होके बोलना है तो बहुत यूं पैर वैर कांपते थे। कोई बोलते स्टेज पे जाना है तो हम सोचते थे चलो चौथे फ्लोर से। नहीं यार, ये बेवकूफों से कुछ भी नहीं होता।
अच्छा म्यूट हो गया था। किसी ने कहा कि यार शीशे के आगे खड़े होके बोलो, किसी ने कहा कैमरे के आगे बोलो और फिर अपना वीडियो खुद देखो। जैसे हम बॉलीवुड के एक्टर को बता देते ना इसकी एक्टिंग अच्छी नहीं लग रही, कैसे? क्योंकि हमें पता है, बचपन से इतनी मूवी देख चुके हैं कि हमें पता होता है कि अच्छे एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, तो अपने वीडियो देख के हमें पता चलता रहेगा। तो मैं सोचा मेरा फेवरेट उस टाइम एक क्रिएटर था जैद अली खान, कॉमेडी वीडियो बनाते थे ये, ठीक है, अगर आपने में से किसी ने देखा हो, थोड़े पुराने क्रिएटर हैं। तो मैं सोचा यार कॉमेडी वॉमेडी तो कहाँ होगी हमसे, हम 12th पढ़ के आए हैं, 12th के रिगार्डिंग में कुछ बात करना स्टार्ट कर देते हैं। 2015 में इतना कुछ नेट वगैरह लोगों के पास था नहीं, ना हमारे पास था। 1 GB मिलता था 1 महीने का, वो भी 300 रुपए में देते थे, तो वो वाईफाई कहीं पे ढूंढना पड़ता था या फिर ऐसे कुछ जुगाड़ करते थे। तो शुरुआत में 2015 में स्टार्ट किया, जो जो कमेंट में बच्चा कोई बोलता था अच्छा लगा तो दोबारा और कुछ बना देते थे, फिर वो बोलते थे एग्जाम आ रहे हैं तो वो बना देते थे, फिर Recording stopped. कि नोट्स वगैरह चाहिए तो फिर इंडिविजुअल चैप्टर के नोट्स बनाने स्टार्ट किए। ऐसे 2015, 16, 17 निकलता गया, कॉलेज के फर्स्ट ईयर से सेकंड थर्ड ईयर में आते गए। अब भाई मेरे घर में 11 सरकारी जॉब वाले भाई बहन पैदा, Recording in progress. तो घर वालों को मेरे से भी कुछ ऐसी सी उम्मीद थी कि जॉब करेगा। और मेरी मम्मी के दिमाग में हमेशा एक इमेज होती थी, पता नहीं सीरियल ज्यादा देख लिए थे, कि मैं शर्ट पैंट पहन के ऐसे अटैची लेके ऑफिस में जाऊंगा। मम्मी को हमेशा लगता था ऐसे प्राइवेट वो जॉब जब तक वो बढ़िया है, और पापा के दिमाग में कुछ यूपीएससी जैसा था। तो थर्ड ईयर में जब आए, इस दौरान फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में प्लेसमेंट्स के लिए भी पढ़ा, बाकी सारी चीजें भी करी जो सारे आप लोग कर रहे हो। फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ अच्छे ही ज्यादा नंबर आ गए, जितना पढ़ना नहीं चाहिए था। वैसे तो आप सारे आईआईटियंस हो, पर मतलब एनएसआईटी में मेरे ठीक ठाक नंबर आ गए, पर मेरे को ये फील आ गई कि यार मुझे ऐसा लगता था टेक वाले लोग हैं ना शायद एक 4x4 के कैबिन में बैठ के काम करते रहते होंगे, और हमारे घर में सारे फील्ड जॉब करते हैं, ये जॉब हमसे नहीं होगा। मुझे नहीं पता था कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस मेरे कॉलेज से बड़ा है कुछ, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं, वो पिक्चर नहीं थी मेरे। यूं था शायद कुछ ऐसे कैबिन टाइप होता होगा और उसमें बैठ के काम, वो तो नहीं हो पाएगा। तो सेकंड थर्ड सेमेस्टर से ही मैंने कोडिंग से तो यार अपने आप को दूर कर लिया था, और बस ये था कि अपनी एक अच्छी सीजीपीए रह जाए, 8 जैसी कुछ आ जाए, हमारे टाइम में परसेंटेज होती थी, और अपना काम करते रहते हैं। थर्ड ईयर के अंदर जब मैं आया था तो आया कि यार इंटर्नशिप के लिए अपना नाम रजिस्टर करो, मैंने नहीं कराया ठीक है, और बहुत डर सा लगता है क्योंकि आपके जैसे जैसे दोस्तों को, अरे यार इसका गोल्डमैन सैक्स में इंटर्नशिप हो गया, इसका माइक्रोसॉफ्ट में हो गया, यार इसका अडोबी में हो गया, इसका ये हो गया, वो बताते हैं इसको 70,000 की इंटर्नशिप में। मैंने कहा इसको इसको कौन दे रहा है, इससे तो रोज घूमता हूँ मैं। तो फिर लगा कि यार ये तो, एक होता है आप भागते हो, एक होता है आपके पीछे कुत्ता भागने लग जाए तो आप बहुत जान के लिए भागते हो, फिर तो वो कुछ वैसा सा मोमेंट था। तो मैं अपॉर्चुनिटी देखना स्टार्ट कर दिया। लगभग तब 3 साल के अंदर आई गेस 1 लाख के करीबन सब्सक्राइबर्स हुए थे, और वो चीज हिट नहीं करती जब तक वो पहला सिल्वर प्ले बटन, ये कैमरा हिलेगा नहीं, नहीं तो वहां पे अभी कुछ सिल्वर प्ले बटन हैं, थोड़ा सा तो मैं हिला ही सकता हूँ उसको। वो पहला सिल्वर प्ले बटन जब आया था तो बहुत बढ़िया लगा था तब, अगर आपको दिख रहा हो वहां पे। तो अब टोटल 7 हो चुके हैं या 6 हो चुके हैं हमारे पास, ऐसे कुछ हैं। पर वो जब हाथ में आया तो लगा कि यार ये तो ट्रॉफी है, ये तो ट्रॉफी है, और घर में दिखाया तो अच्छा सा लगा। फिर सोचा कि क्या इसको और ग्रो किया जा सकता है। एज यूजुअल आप अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हो, मैं कभी नहीं बताता था। उनको पता चल जाता था, ऑल्दो मैंने फर्स्ट ईयर में जो वीडियो डाला था उस पे व्यूज आए थे 5, 10, 15 कुछ, पर पता नहीं घर वालों ने कैसे देख लिया, जिन्हें टेक्नोलॉजी भी ज्यादा नहीं आती, पता नहीं कैसे क्या मेरा ही नाम सर्च कर रहे थे यूट्यूब पे, और भाई मैं शर्मिला था और मेरे घर वालों को पता चल गया मैं वीडियो बना रहा हूँ। इससे शर्मिंदा वाली चीज कोई नहीं हो सकती। अब वो दूसरे रूम में मेरा वीडियो देख रहे हैं और मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है, और मैं सोच रहा हूँ कहाँ 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 फंस गया। पर मैं जैसे आप टिकटॉक को देखते नहीं, और उस टाइम उसी तरह से नजरों से यूट्यूब को देखा जाता था कि ये क्या फालतू चीज है, कॉलेज में पढ़ क्यों नहीं रहा अपना जाके, तो मैं बुद्धू बना देता। 10 मिनट का वीडियो 10 मिनट लगे बनाने में 15 मिनट का वीडियो 15 मिनट लगे बनाने में, मुंह मान भी जाते थे। वहीं सेकेंड ईयर के अंदर जब हम आए थे तो मुझे ये समझ में आ गया था कि एक स्टूडियो मुझे डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप हॉस्टल के अंदर वीडियो बनाने की कोशिश करते हो तो आपके दोस्त आएंगे एकदम से और वो बोलेंगे अमन वीडियो बना रहा है, अच्छा वीडियो बना रहा है। तो मुझे जल्दी समझ आया कि यार यहाँ तो दोस्त मजे ले लेंगे बहुत ज्यादा, हमें अब बाहर निकलना पड़ेगा। तो अब घर वालों को कैसे बोलूं, खुद दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के अंदर ही कॉलेज है, हॉस्टल दे रखा है कि एक कमरा और दिला के दो। मैं पापा के पास गया, पापा एक कमरा चाहिए। पापा बोले क्यों चाहिए? मैंने कहा यूपीएससी की तैयारी करेंगे, अच्छे से पढ़ाई होगी। बोले बेटा Recording पढ़ने वाले stopped. बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं, तुम नालायक, तुम्हारे दोस्त नालायक, सब नालायक, तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। लगभग मुझे 1 महीना लगा उन्हें ये मनाने में कि
मैं और मेरा एक और दोस्त था अमन आनंद, वो रैंक ओपनर था। उसके मेंस में अच्छे आए थे, अराउंड 260 पर बोर्ड एग्जाम के भी नंबर लगते थे, उसके 90% थे, तो रैंक ओपनर था वो। तो मैंने कहा हम दोनों अमन मिलके पढ़ेंगे, ऐसे कॉन्फिडेंस दिलाया। तो कॉलेज के साइड में एक अपार्टमेंट था 1 BHK, और दिन में तो मैं शिफ्ट हो गया, तो पापा ने पूछा अरे आनंद क्यों नहीं आया? मैंने कहा पापा वो शाम को आएगा। Recording in progress. शाम को मैं पापा को कॉल करता हूँ, पापा आनंद ने तो डिच कर दिया, अब तो मुझे ही रहना पड़ेगा इसमें अकेला। तो पापा ने मेरे को 2 घंटे पकड़ के सुनाया, अच्छा बेटा तुम नालायक, तुम्हारे दोस्त नालायक, ये कैसे दोस्त हैं जो बोल के पलट गए। मैंने कहा 2 घंटे का है, हमेशा 2 घंटे बाद यूजुअली डांटे खत्म हो जाती है, सुन लेते हैं, कमरा तो मिल ही गया। धीरे धीरे उस यूपीएससी रूम को कैसे स्टूडियो बनाया, धीरे धीरे वहां पे अकोस्टिक फॉर्म लगाने स्टार्ट कर दिए। जो पहले एक मोबाइल था उसको धीरे धीरे कैमरा से रिप्लेस करा, और बढ़िया था यार वो, बहुत मजा आता था। रोज मैगी बना के खाते थे, ठीक है। और मैगी मैंने इतनी प्रकार की बना ली, जितने द्वारका वाले जो एक बहुत बढ़िया, मतलब अंडा डालो मैगी में, सारे मसाले डालो, सब चीज डाल के जो मैगी बनती है, हर प्रकार की मैगी खाई, क्योंकि वो सबसे फास्टेस्ट नूडल आपका बनता है। दूध पी, मैगी खाई। और वो 1-1.5 साल ऐसा है जब कोई कंपनी नहीं थी, कोई ज्यादा लोग नहीं थे, खुद ही को कंट्रोल करना है, खुद ही को आप एक्सप्लोर कर रहे हो, कभी भी आप उठ सकते हो, कभी भी आप सो सकते हो, आप नहा रहे हो नहीं नहा रहे वो भी कोई ट्रैक नहीं कर रहा है। और बहुत मतलब बढ़िया चीज थी वो, ठीक है। वो फिर 3rd ईयर के अंदर जब आए, जब लोगों की इंटर्नशिप लगनी स्टार्ट हुई, तो मैं सोचा यार हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि यार हमारे पास अगर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है तो क्यों ना जो 3 लाख का कोर्स जेई का बनता है, क्या इसे ऑनलाइन माध्यम से स्केलेबल तो हम लेके जा ही सकते हैं। अब या तो मैं इस पेंसिल को 1 करोड़ में बेच दूं, या फिर इस 10 रुपए की पेंसिल को मैं 10 लाख लोगों को दे दूं, फाइनल अमाउंट एक जैसा ही आएगा। अब इसका 1 करोड़ तो कोई देगा नहीं। तो मैं सोचा ठीक है, इंटरनेट है, स्केलेबल है, तो क्या हम ये जो चीज है 3 लाख की, इसको 3,000 रुपए में निकाल सकते हैं, 3,000 रुपए में हम जेई का पढ़ा सकते हैं बच्चों को। अब मैं सोचा यार मैं कहाँ से पढ़ाऊंगा, 3rd ईयर का स्टूडेंट, तो टीचरों को पकड़ते हैं जो ऑलरेडी जिनको पढ़ाना आता है। अब कहाँ से पकड़े, तो मैंने अपने जिनसे पढ़ सीखा था, वो कुछ थे, कुछ विद्या मंदिर के टीचर, कुछ इधर उधर के, मैंने फोन मिलाया, सर बताओ। उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया, तो कोई बीकानेर में थे, 2 IIT दिल्ली से थे, एक कहीं और से थे, 35-40 की उम्र के बीच के वो थे। तो मैंने कहा गुरुजी आप ऐसा करो, आप अपने बीकानेर में अपना सेंटर चला रहे हो, इसी के आगे एक कैमरा लगाएंगे, एक माइक लगाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना होगा, और इसको मैं एक बड़े डिस्ट्रीब्यूशन तक मैं लेके जाता हूँ। और इस प्रकार से सबके लिए विन विन सिचुएशन है। वो 3 लाख का कोर्स बच्चे को मिल जाएगा 3,000 में, 3,000 में, और आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना नहीं पड़ा। और मैंने अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके ऐसा सा हमने कुछ सोचा। पर उस टाइम उम्र थी मेरी 19-20 साल, ठीक है, आई गेस 20 का मैं होने वाला था। तो मैंने एक चीज रियलाइज करी कि अपने से आधी उम्र वाले बच्चों पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। जैसे कि आपको कोई 7वीं क्लास का आके बच्चा बोले चलो एक मैं ना स्टार्टअप कहेंगे, और आप भैया इसमें ना ये बनाया, मैं बेटा काम करो अपना, अभी अभी 10th के बोर्ड की तैयारी करो पहले। तो वो सोचते होंगे अभी बेटा प्लेसमेंट निकालो, अभी बड़े हो थोड़े से। तो उनका मैंने स्टूडियो वूडियो बनाया। मैंने ये चीज सीखी, जो चीज मेरी स्ट्रेंथ थी जिंदगी में, हर कोई आपसे वो चीज सीख के खुद इंप्लीमेंट पहले करना चाहेगा। समझ में आ रहा है? अगर आपको कोई बहुत अच्छी चीज लगी ना, तो लोग सोचेंगे कि यार इसको तो हम खुद भी कर सकते हैं, ये बच्चा ऐसा क्या कर रहा है, हम भी कर लेंगे, पैसे तो हमारे पास भी हैं, हम चलाएंगे। तो मैं गया वहां पे, मैंने कुछ स्टूडियोज वगैरह बनाए। तो उन्होंने, मैं जाता था चांदनी चौक में, वहां से सस्ते में खरीद के लाता था, ठीक है। एमआरपी पे, एमआरपी से बहुत कम मिल जाता है आपको, लगभग 10-15% सस्ता मिल जाता है, और उनको एमआरपी पे बेचता था। वहां पे थोड़ा कमीशन मिल जाता था, थोड़ा स्टूडियो बनाने का कमीशन ले लेता था। फिर इवेंचुअली उन्होंने मुझे डिच कर दिया सारे स्टूडियोज अपने सेंटर के अंदर बनाने के बाद। मुझे बहुत बुरा लगा। जैसे पहली बार दिल टूटता है ना, बिल्कुल कुछ वैसा सा भाव था कि यार अपन ने कुछ सोचा था कुछ करेंगे, ये तो फोन ही नहीं उठा रहे। मैं दिल्ली आ गया, और मेरे घर वालों को नहीं पता होता था कि मैं बीकानेर ट्रेन पकड़ के जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हॉस्टलर है, अकेला रहता है, ठीक है, अपने कमरे में रहता है, क्या पता चल रहा है। बहुत झूठ बोला भाई मम्मी पापा को। हमेशा बोलता था 5 एग्जाम नहीं होते, 6 एग्जाम होते हैं। तो 5 के बाद अब छठे वाले में कुछ भी करो, घूम के आओ, इधर उधर करो, दोस्तों के साथ रहो, पता तो चलेगा नहीं। तो फिर मैंने अपने उसी विद्या मंदिर के टीचर को वापस, सर आपके दोस्त तो बहुत गंदे हैं, मेरे से काम भी करा लिया और अब मेरे से बात भी नहीं कर रहे। तो सर ने कहा मेरे एक और दोस्त हैं फरीदाबाद में, आप उनके पास जाओ। वहां पे गया है, उन्होंने एक स्कूल खोल रखे हैं, वो स्कूल है नाम के, पर वो जेई नीट की तैयारी कराते हैं। मैं उनके पास गया, उसके डायरेक्टर से मुलाकात हुई। तो मैंने कहा सर कितने स्टूडियो आप बनाना चाहते हो, मैं तो जेई नीट के लिए बना रहा हूँ। बोले नहीं बेटा हम 6ठी से लेके सारे बनाना चाहते हैं। मैंने कहा सर ज्यादा स्टूडियो लगेंगे। बोले यार हमारे 14-15 आप स्टूडियो बना दो। मैंने कहा सर खर्चा ज्यादा आएगा। अरे बेटा पैसे की कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है तो बना देंगे, कोई दिक्कत ना है। तो फिर वहां पे भी बनाया, और इवेंचुअली उन्होंने भी डिच कर दिया।
तो मैंने उनसे पूछा क्या दिक्कत हुई है? बोले कि यार हम है ना ये रिकॉर्ड करने के बाद इसको सीडी में लोगों को बेच देंगे मार्केट करके। तो मैंने कहा यार देखो डिच करना है ठीक है पर सीडी का टाइम चला गया है एटलीस्ट या तो क्लाउड नहीं तो पेन ड्राइव पे बेचना, सीडी मत बेचना। तो वहां से भी चलो हुआ। पर हर एक चीज ने मुझे सिखाया बहुत, क्योंकि इतने बड़े लोगों से इंटरेक्ट, मुझे आज भी याद है मैं उस फरीदाबाद के डायरेक्टर से बात कर रहा और वो उसने मेरे को फैकल्टी रूम में ले गया। मैं 20 साल का, वहां सारे टीचर 30-35 साल के बैठे और कह रहे अपना आइडिया एक्सप्लेन करो। मेरे को यूं लग रहा है जैसे वो शार्क टैंक में वाइब नहीं आती होगी, पर आपको प्रिपेयर नहीं किया कि आपकी स्पीच और पिच है। तो मैं वहां पे टीचरों को समझा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। पर ठीक है, थोड़ा बहुत अपने को कमीशन मिल जाता था, पैसे मिल जाते थे, स्टूडियो बनाते थे। प्लस मैं अब किसी भी प्रकार का जो कैमरा मैं खुद के बजट से नहीं खरीद पाता था, उनके बजट से उनके लिए खरीद लेता था। तो चीजें सीखने को मिल रही थी। ये भी एक बढ़िया चीज थी। और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, यहाँ से मैं सिखाना ये चाह रहा हूँ कि जिंदगी में 2 चीजें होती हैं, जो मैंने एक बार कहीं पढ़ा भी था। एक है कि आपका करियर। 24 जिंदगी तो बहुत बड़ी है, एक दिन को एक यूनिट पकड़ लेते हैं, 24 घंटे होते हैं उसके अंदर, जिसमें 6 से 8 घंटे तो आप रेस्ट, खाना, सोने इसमें लगा दोगे। अब बच गए जो 16 घंटे। आप आज चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, 25 साल की उम्र में तो आप सारे काम कर रहे होगे। जो मास्टर्स करेगा वो भी काम करेगा, 25 साल की उम्र में जॉब तो करना ही है। और जब जॉब करो या चाहे खुद का काम करो या किसी और के लिए काम करो, 8 से 10 घंटे तो आपको काम करना ही पड़ेगा। 8 घंटे काम हो गया, 2 घंटे ट्रैवलिंग समझो आप, 10 घंटे तो लगेंगे। अब मैंने कहा यार 8 घंटे में सो गया, 10 घंटे में काम कर रहा हूँ, बचा हुआ टाइम किसके लिए साथ स्पेंड करते हैं? फैमिली वगैरह हो गया, कोई रिलेशनशिप हो गया उसके साथ। तो जिंदगी में 2 डिसीजन हमारे बहुत जरूरी है। नींद पे तो कोई कंट्रोल नहीं है, पर करियर मेरा होना चाहिए और मेरा रिलेशनशिप किसके साथ है वो मेरे डिसीजन होने चाहिए। मम्मी पापा भाई बहन तो बदल नहीं सकते, अब एकमात्र रिलेशनशिप बच जाता है, तो उसमें आपका कॉल होना चाहिए। चीज समझ में आ रही है? एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। मेरे को बिजनेस काफी बार नेहा जैसा लगता है, ठीक है? अब जो नेहा है वो राहुल से कंपेयर कर सकती हैं, अगर यहाँ पे जैसे लड़कियां जो, कि आप अपने कॉलेज के मान लो फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है? तो अगर आप किसी नेहा को आस्क आउट करोगे तो अपने पापा को तो पहले नहीं बताते कि पापा पापा मैं नेहा से आस्क आउट कर लूं, बिल्कुल नहीं। आप जाके आस्क आउट कर लेते हो। तो उसी प्रकार से अगर आपको कोई करियर चाहिए जिसके लिए पेरेंट्स अपोज कर रहे हैं, मेरा तो मानना है कि कर लो और घर पे झूठ बोल दो मेरे लिए वो बहुत करा, ये थोड़ा सा छुपा लो। पेरेंट्स का यार एकमात्र इनसिक्योरिटी ये होता है कि क्या आप उस चीज से पैसा कमा पाओगे। अरे मानो ना उन्होंने 15-20 साल आप पे इन्वेस्ट किए हैं, पैसा, टाइम, एनर्जी, सोल, एवरीथिंग। तो वो बस ये चाहते हैं, उन्होंने आपको ये भी देखा आपने काफी काम बीच में स्टार्ट करके छोड़े, उन्हें डर लगता है कहीं यार इसका शौक ना हो, शुरू करके छोड़ दे बीच में। तो जिस दिन आपने उनको ये दिखाना स्टार्ट कर दिया कि यार मैं अपने प्लेसमेंट से लगभग लाख रुपए महीने का बेस सैलरी ले सकता था और मैं ये अपना ये जो चीज कर रहा हूँ इससे भी 80,000 लाख रुपए के करीबन कमा रहा हूँ, उस दिन वो आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। आप बस उनको एक चेक दिखा दो और वो आपके लगभग सारे काम मान जाएंगे, बस एथिकल होने चाहिए, ठीक है? चोरी वगैरह मत करना, बाकी सारा मान जाएंगे वो। तो मतलब वही नेहा वाला रूल जो हम बता रहे थे, ठीक है? आप पेरेंट्स से परमिशन नहीं लेते कि क्या मैं नेहा को आस्क आउट कर लूं, नहीं। और अगर आप ये सोचो कि नहीं अभी नहीं, अभी मैं अपना प्लेसमेंट कर लेता हूं, जो विच इज अ गुड थिंग, मैं डेप्थ में जाऊंगा धीरे धीरे, को स्पॉन्टी है तो जो जो चीज समझ में आए वो चीज करते रहना, लिखते रहना। बाकी अभी एक कोर्स भी मैं बना रहा हूँ यूट्यूब पे डालने के लिए, शायद स्क्रीन रिकॉर्ड शेयर भी कर दूं आप लोगों के साथ। हम कभी कभी सोचते हैं कि यार पहले प्लेसमेंट कर लेते हैं, 2-1 साल जॉब करेंगे और उसके बाद अपना स्टार्टअप करेंगे, गुड अप्रोच, ठीक है? बस मेरा यूं लगता है कि अगर मैंने वो अप्रोच फॉलो की होती, हो सकता है एक राइट टाइम था वो मैं मिस कर चुका होता। 2015 में इतना कंटेंट अपलोड नहीं होता था, तो मुझे फर्स्ट कम का बेनिफिट मिला। जिस प्रकार से अगर आप नेहा को यूं सोचोगे कि यार फर्स्ट ईयर में इससे नहीं पूछूंगा, पहले जॉब ले लेता हूँ, आप तो IITians हो ना यार, आपकी तो जॉब लगेगी। 2 प्रकार के मैं बोलता हूँ, अगर आपको ये पता है कि आपकी प्लेसमेंट लगेगी तो आपको कॉलेज में रिलेशनशिप करना चाहिए, एक बहुत अच्छा लाइफ एक्सपीरियंस होता है। यूं है कि यार अभी हमारा करियर ही सेट नहीं हुआ है तो थोड़ा दूर रहना चाहिए, पहले पैरों पे खड़े हो जाओ। तो अगर आपने नेहा से फर्स्ट ईयर में आस्क आउट नहीं किया तो 4th ईयर तक थोड़ी ना बचेगा यार। 4th ईयर तक तो आप जैसे बहुत हैं, कोई और कर लेगा। तो उसी प्रकार से अगर आपको लगता है कि यार हाँ इस चीज में मेरे को लगता है चीज कर सकते हैं, तो कर लेनी चाहिए, टेक द फर्स्ट स्टेप। बाकी आपको देखो मेहनत करनी आपको आती है, वो चीज तो सिखानी नहीं आप लोगों को, ठीक है? फर्स्ट स्टेप ले लो और धीरे धीरे उतरते रहो। मेरा मानना यह है कि मैं उस कोर्स के अंदर एक सिंगल चैप्टर ये था, अगर किसी को इंडिया के अंदर महीने का 1,000 रुपए कमाना है तो क्या कर सकते हो? कुछ भी काम कर लो 2-3 दिन के लिए, मैकडी में चले जाओ, कोई लेबर काम कर लो, किसी की गाड़ी साफ कर दो, आपको मिल जाएंगे 3-4 दिन में, आप 1,000 रुपए तो बटोर लोगे। अगर आपको 10,000 रुपए महीने का कमाना है तो
तो वही काम को महीने भर के लिए कर लो तो आपको 15-20 हजार 10,000 तो आराम से मिल जाएंगे। अगर आपको लाख रुपए कमाने हैं तो क्या करना होगा महीने का, अच्छे एक IIT NIT में चले जाओ, टॉप MNCs के अंदर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर लग सकते हो, या फिर नॉन टेक के माध्यम से जाओगे तो शुरुआत 50,000 से होगी, पर 3-4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप 1 लाख पे पहुंच जाओगे। ऐसा सही कुछ है? यस और नो? या फिर किसी की छोटी सी दुकान हो गई, ठीक है, किसी का छोटा सा E-कॉमर्स का बिजनेस हो गया, ठीक है, छोटे छोटे लेवल पे चीज हो रही है। किसी को 10 लाख रुपए महीने का कमाना है, ये कैश की बात हो रही है, मतलब 1.2 करोड़ का पैकेज कैश, स्टॉक वॉक कुछ नहीं, कैश। तो क्या करना होगा? तो फिर आप ये समझो कि या तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा टॉप MNC में 10 साल का इसके पास करीबन एक्सपीरियंस है, तो अब ये महीने के 10 लाख के करीबन कमाना स्टार्ट कर देगा। समझ रहे हो कि मान लो किसी का माइक्रोसॉफ्ट में पैकेज लगा, ठीक है, अब दिखता वो 43 लाख का पैकेज है, पर वो होता 18, 19, 20 लाख का है, ठीक है। तो वो 1.5 लाख के पैकेज से आप 10 लाख के पैकेज तक सिर्फ कैश में जा रहे हो, तो बीच में आपको HD1, HD2, HD3 टीम लीड बनोगे, फिर जाके मिलेगा। इस दौरान में आपके 7, 8, 10 साल निकल जाएंगे, ठीक है। या फिर आप एक डॉक्टर हो गए जो प्रैक्टिसिंग बहुत साल से कर रहा है, या फिर किसी का बहुत बड़ा E-कॉमर्स स्टोर हो गया, किसी का कोई ऐप वगैरह है, ये सब निकल रहा है। फिर मैं नेक्स्ट चीज में आया कि इंडिया में वो कौन लोग हैं जो कि 1 करोड़ रुपए महीने का कमा रहे हैं। 1 करोड़ रुपए महीने का मतलब 12 करोड़ का आपका पैकेज है। तो आपको समझ में आएगा, कोई कंपनी नहीं देती, कोई जॉब तो नहीं देती, मेरे हिसाब से नहीं देती। मैंने काफी देखा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह कोई नहीं देती, मेरे को कोई मिला नहीं है ऐसा व्यक्ति जिसका 12 करोड़ का पैकेज हो। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, सारे के सारे इंटरनेट बिजनेस ओनर्स हैं, या फिर वो अपने स्पेसिफिक डोमेन के इंडिया लेवल पे टॉप 100 लोग हैं। टॉप 100 स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं उनका 12 करोड़ का पैकेज हो सकता है। कुछ क्रिकेटर होंगे, कुछ लॉन टेनिस प्लेयर होंगे, कुछ बैडमिंटन के होंगे, कुछ जेवलिन थ्रो वाले होंगे, ठीक है। सब मिलाओगे तो 100 लोग मिल जाएंगे आपको इंडिया में जो 12 करोड़ रुपए करीबन कमाते होंगे। 100 रेस्टोरेंट मिल सकते हैं आपको जो कि शायद 12 करोड़ कमाते हो, बहुत ही बढ़िया जगह पे लोकेशन पे सेल्स दनादन निकलती हैं और 12 करोड़ कमाते हैं। 12 करोड़ कमाने का मतलब समझ रहे हो कि आपका रेवेन्यू उससे ज्यादा होगा, तभी तो 12 करोड़ बचेंगे टैक्स वैक्स सारा खर्चा निकालने के बाद। यस और नो? और या फिर आपके टॉप 100 क्लब्स हों, या आपके टॉप 100 Amazon पे E-कॉमर्स स्टोर्स हों, आपको टॉप 100 में आना पड़ेगा। चीज समझ में आ रही है? तो या तो आप किसी टॉप 100 सिंगर्स को भी नहीं मिलता, देख रहे हो उधर तो डोमेन और छोटा हो जाएगा। तो आर्टिस्ट बोल सकते हो मे बी। तो या तो किसी भी एक चीज को पकड़ो और इंडिया के टॉप 100 में आ जाओ, या फिर आपको इंटरनेट बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा। अब नाउ हु इज एन इंटरनेट बिजनेस ओनर? इंटरनेट बिजनेस ओनर वो है जो कि एक 10 रुपए की पेंसिल होगी, उसको 10 लाख लोगों तक पहुंचा देगा, तो 1 करोड़ का धंधा हुआ। ये भी प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, पर आपको आइडिया समझ में आया। अब अलग अलग चीजें हो सकती हैं इसमें। ऐप एंड वेबसाइट डेवलपर्स हो गए, जैसे कि मैंने प्रॉपर इसके 5-6 अभी स्लाइड्स वही बना रहा था मैं उस कोर्स के लिए, कि मैंने अपने चारों तरफ देखा कि मेरे फोन में कौन कौन लोग हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो इतना पैसा कमा रहे हैं। या तो वो इस प्रकार के लोग हैं जो फाउंडर्स हैं इंटरनेट बिजनेस ओनर्स के, मतलब इंटरनेट बिजनेस है और उसके वो फाउंडर्स हैं, बेसिकली इंटरनेट बिजनेस ओनर्स ही हो गए, ऐप चला रहे हैं अपनी, कोई वेबसाइट चला रहे हैं। या फिर वो ऐसे लोग हो गए जिनके बहुत बड़े E-कॉमर्स स्टोर्स हैं। समझ रहे हो? कोई ऐसा Amazon पे वही व्यक्ति सक्सेसफुल है जो कि मैन्युफैक्चर उस चीज को स्वयं कर रहा है। चीज समझ में आ रही है? आज के दिन Amazon आपको ऑनलाइन इतने सस्ते प्राइस पे दे देता है कि आप ऑफलाइन भी जाओगे तो आपको वो प्राइस नहीं मिलेगा, और उसमें वो डिलीवरी भी कर देता है, बताओ, आपके घर में। तो जिस प्रकार से अगर आप यूएस में देखोगे, काफी छोटी छोटी साइज की जो दुकानें थी जो पहले रिटेल में दे देती थी, अब वो खत्म हो गई हैं, सीधा Amazon आ गया है। सेम चीज आपके इंडिया में Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सारे लोग भी करेंगे, ठीक है। तो Amazon पे वही व्यक्ति सक्सेसफुल है जिसका खुद का प्रोडक्ट है, खुद के उसके पास राइट्स हैं, खुद बनाता है उस चीज को और वो निकाल रहा है। अगर आपको फिलिप्स का कोई बल्ब चाहिए तो फिर उसको फिलिप्स खुद ही बेचता है। पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो कि लोग खुद मैन्युफैक्चर, जैसे अगर मेरी किताबें हैं अपनी कक्षा की तो मैं निकाल दूंगा उसका, मेरी किताबें, मेरी मॉड्यूल्स हैं, मैं Amazon पे बेच सकता हूँ। ऑल्दो वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लगा नहीं, हम Shopify पे शिफ्ट हो गए, पर एक एग्जांपल हमने आपके साथ शेयर किया। सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हैं आज के दिन इतने सारे। अगर जैसे Zoom देखें तो ये एक मुझे लगता है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ही है, या फिर हम गुड नोट्स देखें, ये एक नोट मेकिंग सॉफ्टवेयर है, या नोशन ये एक नोट मेकिंग सॉफ्टवेयर है, या ये Zoho वगैरह हैं, काफी कंपनीज यूज करती हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस आप बना सकते हो। 4-5 इंजीनियर बैठे, एक चीज की शुरुआत करी, फिर आपने कहीं इधर उधर से फंडिंग उठाई, उसमें तो आप IIT वाले हो यार, बढ़िया। वो हमें सोचना पड़ता है कि हमें कहीं एलुमनाई नेटवर्क नहीं मिल रहा, पर आप लोगों के केस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेनिफिट ये है
आप हो गए या आईएम्स वाले हो गए कि आप जहां भी किसी भी वीसी के पास जाओगे तो जो व्यक्ति आपको वहां से मिल रहा होगा ना, एक हाई प्रोबेबिलिटी है वो खुद एक आईआईटीएन होगा या आईआईएम से होगा। तो वहां पे एक है ना फच्चा वाली फीलिंग आती है, अरे यार ये तो अपना ही स्टूडेंट, अपना ही जूनियर है ये तो, और वो एक अच्छी चीज रहती है एक एनवायरनमेंट। तो उस चीज को हमेशा तो ये कुछ चीजें थी। फिर मेरा मानना है यार कि हर कल्चर में है ना कुछ कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ कुछ बुरी चीजें होती हैं। और आज के दिन इतना ज्यादा डेटा अवेलेबल है, आप इतने सारे स्रोतों से चीजों को सीख सकते हो कि हर एक व्यक्ति को अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी बनानी चाहिए। जैसे मेरी खुद की एक दत्तरवाल आइडियोलॉजी है, ठीक है। यहाँ पे अगर ऋषिका है तो उसकी एक ऋषिका आइडियोलॉजी हो सकती है, अर्नव है तो उसकी एक अर्नव सुदान आइडियोलॉजी हो सकती है, राइट। सबकी एक अपनी आइडियोलॉजी होनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन कि जैसे कुछ मुस्लिम नेशंस हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक तो उल्टी चीज मत ले लेना, मेरे भावना को समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं जो मैसेज दे रहा हूँ कोई उद्देश्य नहीं है किसी की फीलिंग को हर्ट करने का। कि कुछ देश ऐसे होंगे जहाँ पे एक मेल मल्टीपल पार्टनर्स के साथ शादी कर सकता है, पर हो सकता है वो चीज आपके लिए उतनी अच्छी ना हो, ठीक है। कुछ वेस्टर्न नेशन ऐसे ही हैं। मैं कल शताब से बात कर रहा था, वो भी एक क्रिएटर हैं, एक बुक निकाल रखी है उन्होंने, रूडेस्ट बुक एवर करके कुछ। तो मैं कह रहा था यार ये यूरोप है, हम वेस्ट से इतनी सारी चीजें सीखना चाहते हैं, वेस्ट में 42% डाइवोर्स रेशियो है। फिर उसने कहा 42 नहीं है 54 है। तो डाइवोर्स का मतलब समझ रहे हो, ट्रेजेडी, एक्सीडेंट है वो, लाइफ का इधर उधर होना। आपने घिस के पढ़ के एक अच्छी कंपनी में जॉब लिया, खुद का बिजनेस बनाया, फिर खुद के बच्चे कर लिए जिनके लिए आप कमा रहे हो, और 30-35 साल की उम्र में पटाख आपको बीच में से किसी ने आधा कर दिया कि लो भाई जिसके लिए कमाया वो गया, जिसके साथ जुड़े वो गया, ठीक है। बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी है वो। तो हमें वो चीज नहीं उठानी, वो शायद क्या पता हमारे इंडियन कल्चर में अच्छा हो। और कैसा कल्चर आपको खुद बनाना है। जैसे अगर मेरा मेरा पर्सनल मानना ये है, जैसे मेरे घर में अगर कोई भी फाइनेंसेस हैं तो वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होते हैं। मेरे पास कोई रुपया नहीं है, मैं वो आज अगर 5,000 रुपए चाहिए तो मैं मम्मी से लूंगा। पापा एंड ऑफ द मंथ में आते हैं, मेरे से 50-60 चेक एकदम से साइन कराते हैं, और उसी से पूरी कंपनी के जितने एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी जाती है। ना मैं 1 रुपये को टच करता, मेरी कंपनी मेरे से ज्यादा मेरी मम्मी ओन करती है, ठीक है। तो ये मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि यार 15-20 साल उन्होंने लगा दिया, अब उन्हें क्या चाहिए, हमसे कुछ लेके तो जाएंगे नहीं, हमें कुछ वापस दे के ही जाएंगे। कल को आपने बच्चे भी कर लिए ना तो आपको पालने नहीं आते, वही पाल के देंगे आपको, ठीक है। आपसे आपको दे के जाएंगे, वो लेके कुछ नहीं जाएंगे। तो मेरे को लगता है मैं जब ये चीज करता हूँ तो उनको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट फील होता है। उन्होंने मांगा नहीं पर मैं दे देता हूँ कि यार ये आप ही देखो, मेरा सरदर्दी नहीं है। प्लस इतने सारे काम है यार कि लीगल और फाइनेंस, तो मैं कहता हूँ पापा आप ही संभालो, मेरे को अपना काम पे ध्यान रखना है। तो योर पेरेंट्स आर योर वेरी बिग स्ट्रेंथ, उनको यूटिलाइज करना। पहले 3-4 साल तो मैंने देखो बुद्धू बनाया उनको, पर जैसे जैसे उन्हें चेक दिखने स्टार्ट हो गए तो फिर वो आपके सपोर्ट में आना खड़े हो जा स्टार्ट कर देते हैं। और ये फाइट हमेशा मेरे को अभी भी याद है, 3rd ईयर का टाइम था, मैं पापा के पास 3rd ईयर था या 4th ईयर का बिगनिंग था। तो बड़ा टेंशन सा दिमाग में हो गया था, क्योंकि अब जो माइक्रोसॉफ्ट पहले इंटर्नशिप दे रही थी वो पैकेज लेके आ गई 40 लाख का। और मैं सोचा 40 लाख, 40/12, ये 3 लाख से ऊपर का देंगे इसको। तो मेरे यूं था कि यार कॉलेज की पढ़ाई करनी है, प्लेसमेंट भी है जिसमें मैं बैठ नहीं रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी तब तक भी पापा के नजरों में चल रही थी, ठीक है। और फिर हम अपना खुद का काम भी कर रहे हैं, कैसे चलेगा ये चारों। तो वहां पे मैंने घर वालों से बात करी और वो मुझे हेल्प किया। मैंने कहा पापा देखो प्लेसमेंट वाला काम तो हो नहीं रहा, पापा को करवानी नहीं थी, वो तो मम्मी का सपना था। पापा ने कहा बेटा छोड़ना प्लेसमेंट, प्लेसमेंट में क्या है सरकारी जॉब क्रैक करनी है। तो प्लेसमेंट छोड़ी तो कॉलेज की पढ़ाई, प्रोजेक्ट सारे साइड में, बस अब उनमें थोड़ा बहुत ध्यान देना था। अब गोल था कि यार यूपीएससी और मेरा खुद का काम, इन दो में से मेरे को यूपीएससी को किक आउट कराना था। अब वो कैसे कराएं, ये बड़ा काम है। तो इसमें मुझे लगभग 1.5 महीना लगा। और मेरे पापा की एक हैबिट है, मैं लगभग 6 से 7 साल लॉन टेनिस खेला अपने 2nd-3rd क्लास से लेके लगभग 10वीं-11वीं तक। और जब मैं 11वीं में घुस रहा था तो पापा ने मुझसे पूछा बेटा तुम रॉजर फेडरर तो बनोगे नहीं और उससे कम मुझे बनवाना नहीं, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि स्पोर्ट्स खेलना है या इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है। मैं कहा पापा स्पोर्ट्स खेलना है। तो पापा ने कहा ठीक है बेटा इंजीनियरिंग की तैयारी कर लो। मैं कहा ठीक है, इंजीनियरिंग करने लग गए। अब उसके बाद 12वीं के बाद मेरा 2 जगह एडमिशन हुआ, एक एनएसआईटी के अंदर हुआ और एक हिंदू कॉलेज के अंदर हुआ। तो भाई मैं रॉकस्टार मूवी का मेरे बहुत बढ़िया लगती थी और मुझे पता था वो हिंदू कॉलेज के पास शूट हुई है, तो वहां तो बहुत बढ़िया माहौल होगा, ऐसा था दिल्ली यूनिवर्सिटी, मतलब मजे ही मजे। और फिर यूपीएससी करना है तो 3 साल की डिग्री करें ना, 4 साल वाले में क्यों, जल्दी कॉलेज से निकल के अपना अटेम्प्ट मारेंगे। तो पापा ने पूछा बेटा हिंदू जाओगे एनएसआईटी, मैंने कहा पापा हिंदू कॉलेज जाना है। पापा ने ठीक है बेटा एनएसआईटी जाओ।
अब ये दोबारा और 4th ईयर आ चुका था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पापा ने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं 1.5 महीने से रिक्वेस्ट कर रहा था कि बेटा यूपीएससी करना चाहते हो या फिर ये अपना जो प्राइवेट तुम काम कर रहे हो ये करना चाहते हो। मैं कहा पापा यूपीएससी तो 2 साल बाद भी कर लेंगे, उम्र बहुत है, ठीक है, अभी है ना ये कर लेते हैं काम। तो पापा ने कहा ठीक है बेटा यूपीएससी कर लो। और मैं बात मान के आ भी गया। फिर मैं अपने कमरे में जब घुस रहा था तो मेरा एक छोटा भाई है तनिष्क, तो उसने पूछा, उसके एक्चुअली स्कूल में 2-4 लोग जानते थे मेरे को। तो छोटे बच्चे नहीं होते, ये मेरे भाई को जानता है तो पता नहीं अच्छा होगा, है ऐसे वो छोटे 9th-10th क्लास के जो तो वो थोड़ा एग्रेसिव टाइप का है। तो उसने कहा तेरे को तो पापा का अच्छा बच्चा बनना है, हाँ तूने तो हाँ बोल दिया होगा हमेशा की तरह। फिर वो पापा से मिलने गया ऐसे, हैं? पापा हमेशा एक कमरे में बैठे होते हैं, ड्राइंग रूम होता है जहाँ न्यूज़पेपर और चाय पड़ी होती है, वो उस रूम का ऐसे पर्दा खोलता है। पापा आप भैया का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। अब पापा भी डर गए, भाई इतने भारी शब्द आ गए हैं। तो फिर मेरे को वापस बुलाया, फिर थोड़ा और विचार हुआ। तो पापा के ने मेरे को एक डेडलाइन दी। देखो मैं फाइनेंशियली तो इतने हमको स्टेबल घर से नहीं आते थे, मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी, मैं राजस्थान से हूँ, मेरे पापा की खुद की सरकारी जॉब थी। पापा पहले प्राइमरी टीचर थे गांव के अंदर, फिर गांव के अंदर ही सेकेंडरी टीचर बन गए, फिर गांव के अंदर ही टर्सरी टीचर बन गए। राजस्थान झुंझुनू चूरू सुना हो तो सबसे हॉटेस्ट प्लेस है, ठीक है, इंडिया के। वहाँ इतनी कोई नॉलेज नहीं होती थी, मम्मी आज भी बताती है। पापा जाते थे एक पैंट के साथ जो पीछे से थोड़ी फटी हुई भी होती थी, बोलती थी बड़ी शर्म आती थी मुझे, शादी के बाद बदलते भी नहीं थे। तो ऐसी कोई इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी कि क्या एग्जाम होते थे। फिर किसी ने बताया कि थानदार का कोई एग्जाम होता है। तो पापा ने टोटल 6 गवर्नमेंट एग्जाम पास करे, जिसमें से एक ऑल इंडिया रैंक 1 भी थे। तो पापा थोड़े घिस्सू टाइप के, मतलब जॉब मिलने के बाद भी पापा ने 2-3 डिग्री और कर ली, एक एलएलबी कर ली, कोई शास्त्रों में डिग्री कर ली, पता नहीं कहाँ डिग्री पढ़ने वाले थे। तो इसी हिसाब से हमारे घर के जो 11 भाई बहन थे ना, उन सबको भी निकलवा दिया उन्होंने कैसे ना कैसे करके। बहुत स्ट्रिक्ट थे, प्यार से बता देते थे। जैसे हमारे भाई थे 11 और बहनें 2-3 थी हमारी, और 2 बहनों का रिजल्ट अच्छा रहा भाइयों से, ठीक है। तो भाइयों को पापा कहा करते थे बेटा ये कमरे हैं, तीनों को यहीं बैठना है, ठीक है। और किसी पड़ोसी ने बता दिया ना मेरे को कि किसी लड़की की तरफ आंख उठा के देखा तो आंखें फोड़ दूंगा, ठीक है। तो मैं सोचता था ये तो कजन है, मेरे साथ क्या होगा जब मैं छोटा था। तो मैंने पापा को, पापा 4th ईयर दे दो और 4th ईयर का नेक्स्ट ईयर दे दो मेरे को, ठीक है, 2 साल दे दो, यूपीएससी तो बाद में भी निकाल लेंगे, बहुत मतलब काफी 7-8 साल बच जाएंगे फिर भी। पापा ने कहा ठीक है बेटा, कुछ है ना डेडलाइन बनाओ, डेडलाइन बनाओ साल के एंड तक क्या गोल करना है और उसके बाद तक है। तो मैंने अपने दिमाग में एक अमाउंट सोचा था कि यार एक्स अचीव करना है साल के एंड तक। पता नहीं यार क्या हुआ, वो अमाउंट 10x अचीव हो गया साल के एंड तक। तो पेरेंट्स भी खुश, मैं भी खुश। और उसके अगले साल वो अमाउंट थोड़ा 10x की जगह 100x अचीव हो गया, ठीक है। मतलब 2 साल में जो हमने सोचा था वो बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ। और इस पे मैं जब पीछे मुड़ के सोचता हूँ तो मेरे को यूं लगता है, और ये चीज मैंने बाद में पढ़ी भी थी, कि जो चीज अगर आप कुछ चीज लिख दो ना कि मेरे को ये चाहिए। मैं 4th ईयर की शुरुआत में ही था, मैंने एक वीडियो देखा था, हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर एट द एज ऑफ 26। एक अंग्रेज था जो अपनी इलेक्ट्रिक बीएमडब्ल्यू के साइड में खड़ा होकर उसने वो वीडियो बनाया था, लंबा चौड़ा था, शायद अभी भी होगा वो वीडियो, ठीक है। वो रियल स्टेट के रिगार्डिंग कुछ वीडियो बनाता है वो व्यक्ति। तो मैंने कहा यार बढ़िया यार, ये तो अच्छा। मेरे को ये तो नहीं पता उसने वीडियो के अंदर क्या बोला, वो तो मैं भूल गया, पर मुझे थंबनेल अभी भी याद है। तो मैं यूं सोच रहा था यार, कोई 21-22 साल की उम्र में बन जाएगा तो कितना कूल लगता होगा। फिर मैंने, मेरे पीछे ऐसा ही व्हाइट बोर्ड था जो पुराने वाले होते हैं, उसके ऊपर मैंने लिखा क्या क्या कर सकते हैं। मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, मैं कोई किताब निकाल दूं क्या, मैं और स्टूडियोज बना देता हूँ, क्योंकि स्टूडियोज में अच्छा कमीशन बन जाता था। एक बड़ा स्टूडियो है तो ₹1,00,000 के करीब आपका मिल जाता था। और क्या क्या कर सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं, सारा इधर उधर का गलत नंबर मैच करके भी वो नंबर 2 करोड़ के ऊपर नहीं पहुंच रहा था। और मिलियन कितना होता है, 7 करोड़। और टैक्स काट लो तो फिर 10 करोड़ कमाने पड़ेंगे, क्योंकि 30% टैक्स सरकार ले जाएगी। तो कैसे करें उस चीज को। पर मुझे लगता है वो चीज लिख ली थी तो वो चीज हो गई। और ये चीज मेरे साथ 2-3 बार हुई। मतलब अब ये तो मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ कहीं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास है कि आप कहीं बाहर निकालोगे नहीं इसको। सारे आईआईटी के अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना, कोई कर। तो मैंने कहीं पढ़ा था जो चीज चाहिए उसको है ना डिटेल स्पेसिफिक उस हर एक में चीज लिखो। गूगल में ही है ना एक ऑप्शन होता है गूगल नोट्स या गूगल कीप करके कुछ, तो उसके अंदर मैं चीजें अपनी लिखता रहता था, जो मैं सीखता था, क्या मुझे चाहिए, क्या मुझे करना है। मतलब अगर मुझे एक सोलर फॉर्म भी खोलना है तो मैं ऐसे उस पर ड्रॉ करता था, इतने डायमेंशन का सोलर फॉर्म होगा, उसको ऊपर हम ये करेंगे और ये 25 साल इसकी लाइफ होगी, 5-6 साल में पैसा, ऐसे लिखता रहता था मैं।
तो लाइफ पार्टनर जो होता है ना, मैंने उसके बारे में भी लिख दिया था कि यार ऐसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, ये होना चाहिए, इतना दिमाग होना चाहिए, इतनी बुद्धि होनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ स्टेट का हूँ तो इस स्टेट की थिंकिंग ठीक रहेगी, मैं इंजीनियर हूँ तो इंजीनियर ही होना चाहिए, मेरे अंदर ये कमियां हैं तो इसके अंदर ये चीजें स्ट्रांग होनी चाहिए, ये सारी लिखी। और मैं लिख के खुद भूल गया। फिर 6-8 महीने बाद मुझे पार्टनर मिल गया एक। फिर ऐसे ही मैं गूगल की देख रहा था और वो मैंने खोला, और वो खोला, उसके अंदर मैंने जो 10-12 चीजें लिखी थी ना, आप मानोगे नहीं, लगभग 11 की 11, लगभग सब, 12वीं भी लगभग बराबर सी थी, सारे के सारे टिक हो गए। और मैं वो पार्टनर साथ में बैठा था, मैंने कहा मैंने 6-8 महीने पहले लिखा था। तो मेरा बहुत स्ट्रांग विश्वास है कि जो आप सोचते हो, जैसे मेरा एक और विजन है लाइफ स्कूल को लेके। मुझे लगता है इंडिया में अगर एक बच्चे को इंजीनियरिंग करनी है तो 11th-12th में वो 3 लाख रुपए के करीब खर्च कर देता है। कोटा जा रहा है तो 3 से 6 लाख प्लस स्कूल फीस प्लस पर्सनल ट्यूशन और लग जाते हैं। उसके बाद अगर उसे इंजीनियरिंग करनी है, IITs में चले गए तो चलो ठीक है, 15-16 लाख में आप निपट जाओगे। पर अगर आप प्राइवेट में गए, Tier 2 Tier 3 में, तो जनाब वहां पे 20-25 लाख रुपए तक लग सकता है। मेडिकल में तो ये अमाउंट 50-75, 1 करोड़ लोग बाहर जाते हैं यूक्रेन में तक डॉक्टर करने, ठीक है, समझ रहे हो आप, क्योंकि महंगा बहुत है इतना। और अब आपको तो प्लेसमेंट मिल जाती है, Tier 2 Tier 3 में तो प्लेसमेंट भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। और उन बच्चों को मिलती है, काफियों को मिलती नहीं, जिनको मिलती है 3-4-5 लाख की मिलती है, वो पैसा भी वापस नहीं उठा पाते। और उससे भी दुख की बात ये है, जो कंपनी उन्हें लेके जा रही है वो परेशान है कि इन्हें कुछ आता नहीं, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा गैप था। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार इस चीज को कम करना चाहिए। मैं खुद IIT का तो नहीं हूं यार, देखो, ठीक है। प्लस मैंने अपने चारों तरफ बहुत सारे लोग देखे, उनमें से बहुत सारे IITs के थे, बहुत सारे नहीं भी थे, और मुझे लगा कि उनमें से काफी लोग तो अपनी इंजीनियरिंग इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। कभी सोचा है जब आप कोटा या कहीं पे भी पढ़े थे, वो टीचर खुद इंजीनियर था, खुद डॉक्टर के वो सब कर रखा है उसने, वो डॉक्टर क्यों नहीं बन गया जाके, वो इंजीनियर क्यों नहीं बना जाके? सब बोरिंग है इंजीनियरिंग। वो पढ़ा क्यों रहा है? वो IIT बॉम्बे दिल्ली से पास आउट है, वो पढ़ा क्यों रहा है फिर से? और इनमें से काफी तो टीचर बाय चॉइस नहीं होते, ये 4-5 साल कॉर्पोरेट में काम करके वो फिर आते हैं इस फील्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि पैसा ज्यादा है, सिंपल। अगर आप एक अच्छे टीचर हो जिसके पास 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो आप एक कॉर्पोरेट वाले से ज्यादा कमा सकते हो। प्लस वहां पे बॉस डांट मारता है, यहाँ पे बच्चे पूछते हैं, रिस्पेक्ट ज्यादा है, वर्क एनवायरनमेंट बेटर है। एक चैप्टर जो एक बार पढ़ लिया उसी बार बार पढ़ाना है, कोई नई टेक्नोलॉजी बार बार नहीं सीखनी कि यार ये लैंग्वेज पुरानी हो गई, नई लैंग्वेज मार्केट में आई है, अब ये सीखनी है, इसके ऊपर हम अपना फ्रेमवर्क बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो लोगों को पसंद आता है वो। तो मैंने कहा ये चीज वो टीचर पढ़ाते वक्त बच्चों को बता भी देना। जैसे आप सभी लोगों को हमें 1 घंटे का मौका मिला, तो ये थोड़ा सा ऑलरेडी आप में से काफी ने फिगर आउट तो कर ही रखा होगा यार, आप IIT दिल्ली है ये, ठीक है। शायद इसका वर्ल्ड में 4थे नंबर पे आता हो ना, नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स में, कितने यूनिकॉर्न्स यहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं। पर एक बच्चे को ये पता चल जाए कि अच्छा यार, अगर मुझे वो नंबर अचीव करना है तो मुझे एक ऑनलाइन बिजनेस, इंटरनेट बिजनेस करना पड़ेगा। तो ये भी अपने आप में क्लैरिटी है। अब एक टीचर अगर एक बच्चे को 300 घंटे पढ़ा रहा है, तो अपने जीवन का जो 30-40 साल का एक्सपीरियंस है कुछ तो बताए, सिर्फ सब्जेक्ट ना पढ़ाए, क्योंकि सब्जेक्ट वो भूल जाएगा पर कुछ चीजें होती हैं जो याद रहती हैं। तो मेरे पास थे 11th-12th के बच्चे, मुझे ये समझ में आ गया था यार, या तो फंडिंग का राउंड उठाएं, पर फंडिंग में मेरा कोई ऐसा सच एक्सपर्टीज नहीं था। तो मैं सोचा बूटस्ट्रैप में इसको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। और अभी तक हम इसको बूटस्ट्रैप में लेके जा रहे हैं। लगभग 100 से ज्यादा बंदे हमारी टीम में हो गए हैं। करीबन हम वही 7-8 लाख बच्चे दिन का भी पढ़ा रहे हैं। कुछ 7-8 चैनल हो चुके हैं, बहुत मजा आ रहा है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये कि पहले खुद को मैनेज करना होता था, अब टीम को मैनेज करना है। वो अपने आप में एक बहुत नया ही फोर्टे है। मतलब यूं लगता है हर दिन बहुत कुछ सीख रहे हैं। और यार मतलब खुद की आइडियोलॉजी बनाओ, बहुत कुछ सीखो, बहुत पढ़ो, बहुत घिसो। मतलब वो तो आपको बताना नहीं, बोलता हूँ ना बहुत पढ़ो, तो मुझे लगता है किसको बता रहा हूँ। पर सिर्फ सेमेस्टर की किताबें मत पढ़ो, कुछ वो चीजें पढ़ो जो सेल्फ ग्रोथ टाइप हों, ठीक है। काफी सारी अच्छी किताबें हैं। और अगर आपको किसी भी डोमेन के अंदर अगर जाना है ना, तो उस डोमेन का जो आपसे 4-5 साल बड़ा आदमी है ना, जिसने 4-5 साल वो गड्ढे झेल लिए, उससे जाके बात कर लो। मेरे को लगता है उसको मेंटर बोलते हैं। वो आपको इतना ज्ञान दे देगा जो कि 5 किताबों के अंदर नहीं है। ये समझ में आ रही है? जैसे अगर आज के अंदर कोई एडटेक के अंदर आना चाहता है, तो मैं उसको 3 घंटे भी नहीं, मैं आधे घंटे में उतनी चीज बता सकता हूँ जो कि अगर ना बताई जाए तो वो गारंटीड फेल होगा। मतलब अच्छी प्रोबेबिलिटी है वो फेल होगा, या फिर उसको सीखने में 2-3 साल लग जाएंगे। चीज समझ में आ रही है? इसी प्रकार से हो सकता है आपको पता नहीं किस बिजनेस के अंदर जाना हो, तो वहां आपके सीनियर्स आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर डोमेन का जो व्यक्ति है उसके साथ थोड़ा सा आप बात करो। मुझे लगता है जैसे अभी भी कि मेरे को ऐसे बीच में काफी सारे अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया,
उनके साथ आधा घंटा बैठो, वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। और मैं काफी कुछ वहां से सीखा हूँ। पेरेंट्स आर योर बैकबोन, इसका हमेशा याद रखो, ठीक है। कुछ कुछ गोल, लाइफ गोल इस प्रकार से बनाए कि यार 30 साल की उम्र तक पढ़ा देंगे सब कुछ, जो छठी क्लास से कॉलेज तक का बीच का सब कुछ आता होगा। अभी 24 हैं, 6 साल और बचे हैं, ठीक है। और 30 साल की उम्र के बाद फार्मिंग करनी है और लाइफ स्कूल्स चलाने हैं, क्योंकि लाइफ स्कूल्स बड़ी एरिया में खुलेंगे। और मैं बीइंग फ्रॉम राजस्थान, ठीक है, मेरे को खुले खेत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो वैसा सा कुछ है। दत्तरवाल आइडियोलॉजी से इसकी, जब देश में ऑलरेडी 150 करोड़ लोग हैं तो और बच्चे क्यों पैदा करने, ठीक है। क्योंकि मुझे तो लगता है मेरे पेरेंट्स की तो यार लाइफ ही मेरे पे खर्च हो गई। कभी वो बाहर नहीं घूमने जा सकते, कभी वो छुट्टी लें तो क्या करें, मतलब पूरा सरदर्दी हमारा। आज भी मेरे पेरेंट्स ये टेंशन लेते हैं कि यार हम बाहर जाएंगे तो शायद अमन का कुछ काम होगा, वो खराब ना हो जाए, समझ रहे हो। तो वो बड़ी मुश्किल, मुझे तो लगता है मैं क्यों ये झंझट पालूं यार, दोबारा किसको तो सोचना पड़ेगा कि यार ओके किसको भी आईआईटी कराना है, बेटा हमसे नहीं हुआ, तुम्हें जरूर करना है, ठीक है, ये तुम्हें डॉक्टर बनाए। तो जरूरत सी नहीं है। इनफैक्ट आज के दिन जिस चीज की जरूरत है वो है कि लोगों के पास जॉब कम है, अपॉर्चुनिटीज कम है, तो क्यों ना आप वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना स्टार्ट करो। एक एंटरप्रेन्योर यार वो नहीं है अकेला, वो भी है जो यूनिकॉर्न बिजनेस क्रिएट करते हैं, पर एक वो व्यक्ति भी है जो कि 10 15 20 लोगों की एक टीम कर रहा है। आप अपना पेट नहीं पाल रहे, आप 20 लोगों का और पेट पाल रहे हो, वो है ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योरशिप वो भी होती है जहां पे आप अपने इन्वेस्टर्स का एग्जिट करा देते हो 5 साल के अंदर, अब चाहे प्रोडक्ट बना या नहीं बना। जैसे एडटेक के अंदर काफी सारे आज के दिन ऐसे यूनिकॉर्न बिजनेसेस बन रखे हैं। आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रही हो तो इतना तो पता होता होगा ना कि आईआईटी जेईई की तैयारी में स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ यूनिकॉर्न है जिनके पास स्टडी मटेरियल तक नहीं है। ये हर महीने अपना बस ये देखते हैं कितने बच्चों का एडमिशन ले लिया। पेपर मार्च के अंदर है पर फरवरी में भी सेल कर रहे हैं कि 1 महीने में बच्चे का आईआईटी निकलाएंगे हम, ठीक है। टीचर बोल बोल के थक गए, ऐसे पढ़ाई नहीं होती, तब भी पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, उन्हें रेवेन्यू से पकड़ता है। तो वो क्या पकड़ेंगे, अरे जैसे पहला ये तो खैर आपके सीनियर्स ने आपको बहुत बेहतर सिखाया होगा, आज बहुत सारे अच्छे फाउंडर्स भी आए हैं, शायद मैंने आपका इंस्टाग्राम पेज देख रहा था। तो सीरीज ए का फाउंडर जो आपका इन्वेस्टर होता है, जैसे सीरीज बी आता है तो 15% एग्जिट मिल गया, सीरीज सी में 15% एग्जिट और मिल गया। इनके धीरे धीरे शुरुआत वाले इन्वेस्टर्स के राउंड्स के साथ एग्जिट होते हैं। जो लास्ट के इन्वेस्टर्स हैं उनका आईपीओ के टाइम एग्जिट होता है, राइट। अब आईपीओ कब निकलेगा, जब बहुत सारे लोगों को पता होगा कि यार ये ब्रांड है क्या। तो लोग क्या करेंगे, क्रिकेट को स्पॉन्सर करेंगे, आईपीएल को स्पॉन्सर करेंगे, क्रिकेटर्स को स्पॉन्सर करना, अरे बच्चों को तो पढ़ाओ, सबको स्पॉन्सर कर दिया, हर एक को पकड़ लिया, जिसे अनुष्का को पकड़ लेंगे, विराट कोहली को पकड़ लेंगे, सबको पकड़ लेंगे कि आईपीओ निकालते वक्त सबको पता हो कि ये है क्या चीज, ठीक है, जिससे कि हर कोई पैसा लगा दे। और फिर चाहे पेटीएम की तरह या किसी के भी तरह, फिर है क्या कि हर इंडस्ट्री का एक भांडा फूटता है। जैसे मुझे मेरी अभी एक फाउंडर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था यार इस चीज कंपनी का आईपीओ हुआ, इसका थोड़ा डाउन गया, अब इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में और किसी को उतना पैसा नहीं मिल रहा। आज से 2-3 साल पहले उसी इंडस्ट्री में सबको पैसा मिल रहा था, पर एक बार पता चल जाए कि यार भांडा फूटा तो फिर हर कोई डरता है पैसा और डालने से पहले। तो मुझे लगता है एजुकेशन में भी कुछ ऐसे बबल हैं जो फूटेंगे, ठीक है, पर वैल्यू क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। चीज समझ में आई, एक ट्रू एंटरप्रेन्योर वो है, हाँ, एक वो भी है जो शायद एग्जिट करा देता है इन्वेस्टर की, अच्छा पैसा कमाता है सबके लिए, पर एक वो भी है जो कि अगर आप वैल्यू बनाओ और अगर आपको कोई ऐसी चीज लगती है कि यार हाँ ये कर सकते हैं तो करके देख लेना। क्या होगा, नेहा मना कर देगी, नेहा 2, वो नेहा मना कर देगी, नेहा 3, जो पहली 2 नेहाओं ने सिखाया वो नेहा 3 पे अप्लाई होगा, सिंपल, ठीक है। और बस यही कुछ चीजें थी। अब किसी को कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लो यार, तो क्या बताएं। हाँ मिस, हमारे पास भी कुछ डाउट्स थे भैया कि लाइक आपका एजुकेशन सेक्टर में इतना बड़ा रोल है टू एजुकेट। नहीं यार, इतना बड़ा रोल नहीं है, मुझे तो लगता है बहुत छोटा रोल है और बहुत काम करना है। यही देखते हैं कि किस प्रकार से और कैसे बेहतर कर सकते हैं, बहुत अच्छा किया जा सकता है। यस, प्लस पर आपके लिए भी ये कंपटीशन है विद कंपनीज लाइक बायजूस एंड अनअकैडमी, तो आप उनको कैसे फेस करोगे? यार मेरे को लगता है कि एक बिजनेस जीतने के लिए पहले जिंदा रहना जरूरी है। इन ऑर्डर टू विन यू हैव टू सर्वाइव फर्स्ट। और मुझे लगता है कि यार ठीक है, मतलब वही मैं चीज बोलूंगा, इनमें से कोई ना कोई एडटेक स्टार्टअप अगले 2-3 साल में अपना आईपीओ तो निकालना चाहेगा ही, ठीक है। जैसे ही आईपीओ निकालेगा वो बबल बर्स्ट होगा थोड़ा सा, जैसे ही बर्स्ट होगा तो जो बचे हुए स्टार्टअप्स हैं उनकी फंडिंग रुकेगी। तो मेरे को बस ये इंश्योर करना है कि मैं अगले 5 साल जिंदा रहूं और मैं धीरे धीरे जो चीज बनाऊं वो चीज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो अच्छी चीज होगी तो वो अपने आप चलेगी। एजुकेशन वो है, मेरे को लगता है हर इंडस्ट्री का 10 साल का एक स्पैन होता है। उस 10 साल में बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे, कूदेंगे फिरेंगे, लड़ेंगे झड़ेंगे, पर 10 साल के बाद 2-3 प्लेयर होते हैं बड़े,
जो कि स्टैंड आउट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि बूटस्ट्रैप मॉडल में, पता नहीं वो उस तरह का मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा या नहीं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत पैसा चाहिए होता है। पर मुझे यूं लगता है कि अगर एलन जैसा एक इंस्टीट्यूट है जिसने 3 साल में एक बहुत बड़ा वर्चस्व किया, या सिक्कर के अंदर एक गुरु कृपा जैसा इंस्टीट्यूट है जिसने 15 साल के अंदर 50 बच्चों से 15,000 बच्चे किए, तो यार इतने बच्चे तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमें इससे बड़ा तो हम जा सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। अब वैल्यू पे हमारा ध्यान होना चाहिए। बिजनेस बड़ा करने से पहले बिजनेस खड़ा करना जरूरी है। हमें इन्वेस्ट, तो वो हमने चीज है कि धीरे धीरे यार सीखता जा रहा हूँ, सही बताऊं तो अप्लाई करते जा रहे हैं। और जैसे अभी हम एक सेंटर खोलने वाले थे, तो हमें लगा कि यार हम डे 1 पे चाहें तो 5,000 की कैपेसिटी भी हम इनफ्लो कर सकते हैं। फिर समझ में आया कि यार फर्स्ट ईयर सर्वाइव नहीं करना है, 4th ईयर सर्वाइव करना है, 2nd ईयर सर्वाइव करना है। तो अगर मान लो कि मेरे को किसी चीज पे 10 करोड़ लगाने हैं, तो मेरे बैंक अकाउंट में 30 करोड़ होने चाहिए कि अगले 3 साल कुछ नहीं हुआ तब भी वो चीज सर्वाइव हो, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप मॉडल में हैं। यहाँ पे कोई देखो बीच में इन्वेस्टर्स आए हैं, पर सारे इन्वेस्टर एडटेक से आए हैं और कोई भी बड़ा करने के लिए नहीं आया। वो लोग ऐसे आए हैं कि यार ये 350-400 करोड़ लो, पूरे एक्वायर हो जाओ और खत्म हो जाओ, क्योंकि जब तक तुम्हारा 5,000 का कोर्स बिकेगा तब तक हमारा 70,000 का कैसे बिकेगा। कितनी बार विराट कोहली को बुलाएं, ऐसे तो वो हमें समझ में आया कि यार तो ठीक है, पर मजा आ रहा है यार, कर रहे हैं। बाकी मुझे लगता है सबका एक FI नंबर होना चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर, ठीक है। वो नंबर है जिसके बाद एक आप ऐसा कटोरा है आपका जिसमें आप पैसा भर लेते हो, तो उसके बाद आपको टेंशन नहीं लेनी लाइफ लॉन्ग कि यार मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। आप काम करो, मैं ये नहीं कर रहा, करोगे क्या वरना। मान लो आपने 30 तक FI नंबर अचीव कर लिया, 1-2 साल में घूम फिर के भी थक जाओगे। तो आदमी को काम प्रॉब्लम सॉल्व करता है तभी मजा आता है। तो पर 30 के बाद जब आप काम करोगे तो आप यूं नहीं सोचोगे कि मैं पैसे के लिए कमा रहा हूँ। आप पहले 100 कमाते थे, आप 500 कमाओ या 50 कमाओ, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपको नहीं लगेगा ठीक है, मतलब वो हर आदमी की भूख है, कुछ की भूख नहीं होता। सम पीपल आर वेरी, हमेशा बोला गया है द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स आर वेरी ग्रीडी एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। और उनके अंदर दृढ़ क्या बोलते हैं उसको, मैं हिंदी में बोल गया, परसिवेरेंस क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, दृढ़ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं भूल गया नाम, ठीक है। तो वो हो तो उसके बाद किया जा सकता। निष्ठा, एक बच्चा बोल रहा है निष्ठा बोलते हैं, निष्ठा बोलते हैं, ठीक है। तो बस यार उतना ही है कि एक FI नंबर हो। एक जैसे छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, सबका FI नंबर अलग अलग होता है। अगर आप एक छोटा सा घर लो, कितने का होगा, छोटे से छोटा ले लेते हैं, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई के अंदर एक 3-4 BHK भी जाओगे तो 3 करोड़ का तो पड़ जाएगा वो आपको। 2 बच्चे कर लिए, उनकी एजुकेशन, एक ने कहा बाहर से पढ़ना है, तो हर एक 2 बच्चों की 2 करोड़ की एजुकेशन मान लो आप। उनकी शादी मान लो 50-50 लाख की, 1 करोड़ वो हो गया। अब 15 साल का तो रूल बन गया ना, गाड़ी नहीं चला सकते, तो अपनी 60 साल की जिंदगी में 4 गाड़ियां अगर 25-25 लाख की भी लोगे तब भी 1 करोड़ गाड़ी के हो गए, ठीक है। और मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, अपने डे टू डे के अगर मानूं मैं, महीने का आपका 50,000 का खर्चा है, साल का 6 लाख, ठीक है। तो ये भी मान लो 3-1 करोड़ 40 साल में आप इस पे निवेश कर दोगे, तो आप देखोगे कि यार ये तो खुद अपने आप में 10 करोड़ के करीब का नंबर पहुंच गया। और सरकार टैक्स और काटती है, तो उस पर 30% 1.3 से मल्टीप्लाई करो, 13 करोड़ रुपए के करीबन आपको चाहिए एक बेसिक FI। अब अगर आपकी थोड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, जैसे कि मान लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे आप में से काफी कहेंगे भैया 10-11 करोड़ 15 करोड़ कहाँ पहुंच गए, आप थोड़ा लेवल में आके बात करो। मैं बिल्कुल समझ गया, मैं FI नंबर की बात कर रहा हूँ। एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, वो 60-70 साल की उम्र तक काम करेगा तो इतना कमा लेगा, कहीं स्टॉक में निवेश करेगा, इधर उधर करके वो कमा लेगा, 15 करोड़ के करीबन वो कमा लेगा। अब प्रश्न ये है, या तो 60 की उम्र तक कमा लो या 30-35 तक कमा लो, इच्छा आपके ऊपर है। जल्दी रगड़ के कमा लेंगे तो अपना 35 से 60 तक का आप अपने हिसाब से, और एक जीवन काल में 2 जीवन जी लेंगे हम। किसी का FI नंबर, मैं इन लोगों के बता रहा हूँ जो मुझे कुछ मिले हैं, मेरे से थोड़ी बड़ी उम्र के हैं, क्या सोच है कि यार अगर पेंट हाउस चाहिए, आगे लॉन भी चाहिए, 25 लाख की गाड़ियां नहीं चाहिए, सारे BMW चाहिए, तो वही बजट आपका फिर वो 24-25 करोड़ तक पहुंच जाएगा। आपका घर अलग, आपके मम्मी पापा का घर अलग चाहते हो, समझ रहे, तो वो एक्सपेंसेस थोड़े से फिर वैसे बढ़ेंगे, तो आप टैक्स उस पर और लगाओगे, तो वही मैंने लिटरली कैलकुलेट किया वो नंबर, क्योंकि नेक्स्ट कोर्स जो वीडियो उसके अंदर मैं शेयर कर रहा हूँ, तो वो कुछ 31 करोड़ 31 करोड़ समथिंग का नंबर बैठा था। और ये नंबर अचीवेबल है, मतलब अगर एक व्यक्ति अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छा डॉक्टर है, अच्छा लॉयर है, कुछ भी अच्छे लेवल का है, ठीक है, जो कि तो अपने जीवन काल में कर लेते हैं इतना पैसा, इधर उधर निवेश कर करके, सेव कर करके। हम बस उस नंबर को पहला अचीव करना चाहते हैं, और वो मैंने आपको बता ही दिया आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ हाईली स्केलेबल पकड़ना पड़ेगा।
प्लस और मुझे डाउट्स थे कि मैं आईआईटी में कैसे रोज काफी लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, काफी आइडियाज डिस्कस करते हैं हम लोग, बट यहाँ प्रॉब्लम यहाँ मुझे दिखाई देती है कि एग्जीक्यूशन, जैसे आपने कहा कि द स्टार्टिंग पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है, पर कैसे जैसे आपने भी कहा कि कोई भी डोमेन हो, यू शुड बी सम, आप ऐसे लोग होने चाहिए जो पीपल में वैल्यू ऐड करे, वैल्यू गेन करे, बट व्हाट इज द स्टेप्स टू फाइंड द नीश डोमेन एंड एक्शन टेक कैसे करें उसमें? लास्ट का 30 सेकंड वापस बोलो यार, थोड़ा सा आवाज कटा। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि आप, मैंने आपके वीडियोस में देखा, मतलब सुना है कि आप कहा कि वो स्टार्टअप करता है जब आपका स्टार्टअप लोगों में वैल्यू ऐड करे, आप लोगों से वैल्यू गेन करे, राइट? पर उसको एक्शन टेकर कैसे लेना चाहिए? क्योंकि मैं आईआईटी में काफी लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, मुझे यही दिखता है कि लोग एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि होता क्या है कि आईआईटी में ले रहे, क्या मजाक, इन्हीं को तो एग्जीक्यूशन आता है सबसे ज्यादा, मतलब बाकी कॉलेजेस में भी है, पर आपको यहाँ पे वो डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, मतलब वो एग्जीक्यूशन वाली डेंसिटी आपको ज्यादा मिलेगी। देखो, इट्स हार्ड टू कीप गोइंग व्हेन नो वन इज क्लैपिंग फॉर यू। जब कोई भी ताली नहीं बजा रहा तब काम करना मुश्किल होता है, ठीक है? तो इनिशियल फेज हमेशा हार्ड रहेगा। आप पहले दिन गिटार भी बजाना सीखोगे, क्रिकेट भी सीखोगे, तो नहीं बजेगा, ना शॉट मार पाओगे और आपको बुद्धू फील होगा, और कोई भी व्यक्ति बुद्धू नहीं फील करना चाहता। एक छोटा सा फैक्ट बताऊं, मैं सोशल मीडिया पे एक छोटा सा कोर्स बना रहा था अभी, 80% के करीबन लोग अपने पहले के बाद दूसरा वीडियो नहीं डालते, कंपटीशन गया वहीं पे, ठीक है? आपने जेईई भी क्लियर किया, आपको भी पता है लगभग कंपटीशन असली में 10 लाख बच्चों के बीच में नहीं होता, ऊपर के 50,000 बच्चों के बीच में होता है, जो असली में डेडिकेटली मेहनत करके लगा रहे हैं, ठीक है? तो कुछ वैसी सी ही चीज है यार। शुरुआत में आप जब भी काम करोगे तो करते जाओ, ये मत देखो, अगर पैसे के लिए काम स्टार्ट मत करो। अगर 2015 में मैं ये जो चीज सीखा कि तब YouTube मोनेटाइजेशन डे 1 से ऑन हो जाता था। अभी कुछ शायद फॉर्मेलिटी है, कुछ इतने घंटे पहले करो, इतने कुछ सब्सक्राइबर करो, तब मोनेटाइजेशन ऑन होगा। उस टाइम डे 1 से स्टार्ट होता था, 0 सब्सक्राइबर 0 व्यू से। पर पहले 6 महीने तो मोनेटाइजेशन ऑन ही नहीं किया था, क्योंकि आए नहीं थे उस चीज के लिए। और जब पता भी चल गया था तो बहुत बाद में जब ऑन किया तो मेरी पहली पेमेंट आई थी लगभग 1.5 साल में, 14,000 रुपए। अब बताओ वो कितना बड़ा मोटिवेशन है उस चीज को करने का। ठीक है, मतलब ऐसा होता था कभी 5 रुपए आ रहे हैं, आपको हर डे का देख सकते थे आप, ठीक है? तो जब पैसे आने स्टार्ट हुए, दिन के 5 रुपए आ रहे, 10 आ रहे, 15, तो मेरे को इस बात की खुशी होती थी, अब अपन जो कैंटीन में समोसा खा रहे हो खुद के पैसे का है, समझ रहे हो? तो शुरुआत में आप काम करो क्योंकि आपको करना है, मजा आ रहा है, धीरे धीरे फिर उस पर्टिकुलर चीज में आपकी स्किल ठीक हो जाएगी, तो आप देखोगे लोग पैसा देने के लिए रेडी हैं अब आपको। बजाय कि आप ऐसा सोचोगे मेरे को इतना पैसा कमाना है तो मैं ये काम स्टार्ट करता हूं, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं, मुझे पैसा कमाना है। शुरुआत में कोई पैसा देगा नहीं, क्योंकि आपको अच्छे से गिटार बजाना आता ही नहीं, मधुर हो ही नहीं आप, और फिर वो मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो इनिशियली 2-3 साल आप अपना स्किल के ऊपर ध्यान दो। देखो यार, हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, मतलब आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने अच्छी कॉर्पोरेट अपने गए, अपना आए, पहले अपना बीटेक कर लिया, फिर अपना एमबीए वगैरह भी कर लिया, फिर किसी कंपनी में अच्छे से 5-10 साल निकाल लिए, वहां से पूरा एक्सपीरियंस गेन कर लिया, एक अच्छा ब्रांडिंग हो गई, IIT IIM लेबल लग गया, अच्छी कंपनी का लेबल लग गया, और उसके बाद 30-35-40 साल की उम्र में वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आपको आज के दिन ऐसे मिलेंगे, और फिर वो 5-6 साल में फोड़ देते हैं, और राइट, हर रास्ता इज गुड, हर रास्ता इज गुड। कुछ आपको ऐसे भी मिलेंगे जो थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देंगे, आपने अपने कॉलेजेस में बहुत सारे देखे होंगे, ठीक है? दोनों रास्ते हैं। इनफैक्ट मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर इंडिया में आज के दिन आपको लाख रुपए से ऊपर का जॉब मिल रहा है, जो कि आप सबको तो मिल ही जाएगा, तो वो एक अच्छी चीज है। लोग काफी बार, मैं यूं सोचता हूँ जब मैं वीडियो बनाता हूँ और मैं कहता हूँ एक एंटरप्रेन्योर वो है जो कि भाई अगर 5 लोगों को भी दे रहा है तो एक अच्छी चीज है, तो शायद कहीं मैं ये मैसेज ना दे रहा हूँ कि जॉब करना गलत है, वरना काम चीजें कैसे चलेंगी? जॉब करना भी बहुत अच्छा है। कुछ लॉयर ऐसे होते हैं, अगर आपने देखे हो, ठीक है, कि वो एक सेशन लेंगे आपका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर और 5 लाख रुपए ले लेंगे उस 1 घंटे के। तो अगर वैसी जॉब है तो क्या दिक्कत है उसके अंदर? कोई मैनेजमेंट नहीं देखना, कोई कुछ नहीं करना, आपको लीगल में मजा आ रहा है, आप पढ़ते जाते हो और आपका अच्छा नाम हो रखा है। ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिनके क्लिनिक बहुत अच्छे चलते हैं, ठीक है, और खुद ही की वजह से चल रहे हैं। हाँ ठीक है, रिसेप्शन पे 2-4 लोग ऐसे बैठ रखे हैं, पर खुद ही वो मेन व्यक्ति हैं। समझ में आ रहा है? तो मतलब आपको अपनी खुद की लाइफ के हिसाब से व्हाट वर्क्स फॉर यू वर्क्स फॉर यू। बहुतों से सीखो, खुद का रास्ता बना लो, सिंपल है यार। इनफाइनाइट वेज टू सक्सीड, फ्यू वेज टू फेल। मेरे पापा कहते थे 3 W से दूर रहो, जिंदगी में सफल रहोगे। अब मैं लड़का हूं तो पहला था वुमेन,
वो तो मेरे सारे भाइयों को कहा गया। फिर दूसरा, तीसरा था वेल्थ। अब वेल्थ का मतलब आप कहोगे पैसे से दूर क्यों रहो? वेल्थ से पापा का मतलब था लालच से दूर रहो, इमीडिएट जो लालच होता है उससे दूर रहो, ठीक है? आपकी जितनी वर्थ होगी नहीं ना, उससे ज्यादा कोई आपको नहीं देगा, और अगर कोई दे रहा है तो ट्रैप है, वो खत्म कर रहा है आपको, वो खत्म कर रहा है फिर आपको। ये हमेशा, अरे यार 10 रुपए की पेंसिल के 100 रुपए थोड़ा ना दोगे, मतलब फिर डेफिनेटली आपको कोई सेकंड इंटेंशन भी है, ठीक है? तो वो चीज हमेशा याद रखनी है। दूसरा मैं डब्लू भूल गया, वाइन, सॉरी, वाइन, नशों से दूर रहो, राइट? तो वुमेन, वाइन, वेल्थ। ओके, यहाँ पे भैया फिर हम एक शॉर्ट रैपिड क्वेश्चन राउंड कर सकते हैं। हाँ। मेरी आवाज पूरी क्लियर है, राइट? हाँ, बस थोड़ा थोड़ा कट रहा है, पर ठीक है, आ रहा है समझ में। ओके ग्रेट। तो यहाँ पे मतलब दो आपको ऑप्शन दूंगा, दिस और दैट, सो आपको चूज करना है विद इन सेकेंड्स, ओके? हाँ, बस क्लियरली बोल देना आप, फिर मैं चूज कर लूंगा। या श्योर श्योर। सो वी स्टार्टेड, कॉलेज लाइफ वर्सेस स्कूल लाइफ। अरे कॉलेज, क्या क्या मजाक। घर का खाना या बाहर का खाना के लिए? उम्र बताओ मेरी साथ में। देखो, शुरुआत में घर का खाना गंदा लगता है, कॉलेज आके बाहर का खाना अच्छा लगता है, फिर एक पॉइंट आता है जब आप बाहर के खाने से बोर हो जाते हो, फिर घर का खाना अच्छा लगता है। राइट। सो बूटस्ट्रैप और फंडेड? आई थिंक यार फंडेड इज बेटर, बूटस्ट्रैप में बहुत स्ट्रगल है। ओके, एंजल और वेंचर? वेंचर। मैं अभी खुद एंजल इन्वेस्टर हूँ, पर ऑब्वियसली वीसी बढ़िया होता है यार। वो तो ऑब्वियस, तुम पूछी ऐसी चीज रहे हो, स्कूल कॉलेज, स्कूल बेटर है, छोटी बड़ी में बड़ी वाली चीज बेहतर है। झाड़ दिया भाई, झाड़ दिया। सो आपके लिए क्या मैटर करता है, फेम या मनी? मनी। अरे यार, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया आपने। देखो, मैंने तो अभी एक बुक पढ़ी थी, ठीक है? उस फेम का क्या फायदा जिसको आप मोनेटाइज ना कर पाओ, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आप उसको ज्यादा परसू कर ही नहीं पाओगे। चीज समझ में आ रहे हो? हार्डली कोई फेमस व्यक्ति आपको मिलेगा जो मोनेटाइज ना कर पाया उस चीज को। अब तो टिकटॉक जो था वो भी चीज मोनेटाइज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आके लोग, चीज समझ? तो मतलब दे बोथ गो इन पैरेलल। पर यस, इफ यू आस्क आउट ऑफ द टू, वेरी प्रैक्टिकल आंसर इफ आई गिव टू यू, ठीक है, मैं अपना, तो लोग हमेशा मनी उठाएंगे, राइट? ओके, बहुत बहुत प्रैक्टिकल आंसर मैंने आपको दिया है, क्योंकि अगर आपने अपना FI नंबर अचीव कर लिया, अब आप बहुत खुला होके खेलोगे यार। चीज समझ में आ रही है? आप चाहो तो उससे पहला भी खुला हो सकते हो। तो मनी इज नॉट अ बैड थिंग, मनी इज अ टूल जिससे आप बहुत सारी चीज कर सकते हो। पहले अगर मैं सिर्फ खुद फिजिक्स पढ़ा सकता था, 15 टीचर अपने साथ जोड़ के मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। समझ रहे हो? मनी इज अ टूल। मनी को बुरा नहीं समझना है। हमारी सोसाइटी मनी को बुरा दिखाती है। क्यों बुरा क्यों है? तो हम इंजीनियरिंग क्यों कर रहे थे? हम मेडिकल क्यों कर रहे हैं? बायो अच्छी लगती है। और हम नए स्टार्टअप्स के लिए पॉजिटिव लेंगे तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऊपर उठेंगे। अभी लोग बेचने को गंदा काम समझते हैं, चाइना में बेचने को बहुत अच्छा काम समझते हैं। भाई बेच रहा है तो वो पूरे दुनिया को बेच गए सब कुछ, राइट? चलो ठीक है, पर इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छा मेरे को फ्यूचर दिखता है। लकीली हमारे पास इंटरनेट है और हमारे यहाँ के बच्चों में भूख बहुत ज्यादा है, ठीक है? बहुत ही ज्यादा भूख है। जिनका IIT में हो गया उनमें पहले से थी, जिनका नहीं हुआ उनमें बाद में आ जाती है। यार हमारा हुआ नहीं, अब सब बेइज्जती कर रहे हैं, IIT नहीं हुआ। तो कुछ ना कुछ करना जरूर है। और अब सारी जब नॉलेज अवेलेबल आपके पास है तो आप राइट स्टेप्स उठा सकते हो। अब किसी के पास वो रीजन नहीं है कि मैं क्यों ना करूं। अगले 10 साल में ऐसा बूम आएगा ना एंटरप्रेन्योरशिप में, मुझे ऐसा फील आता है। तो तो नए स्टार्टअप्स के लिए आपको आपके हिसाब से क्या है, लार्ज टीम वर्सेस स्मॉल टीम, कितना शेयर होना चाहिए? क्या लार्ज टीम हो या स्मॉल टीम हो? या देखो, अगर आप बूटस्ट्रैप चला रहे हो तो उतनी टीम रखो जिसको आप अगले 2 से 3 साल के लिए सरवाइव कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल है। बिल गेट्स ने भी एक बार कहा था, पूछा किसी ने कितना पैसा चाहिए, बोला इतना पैसा चाहिए कि मैं अपनी पूरी कंपनी चला दूं, विदाउट रेवेन्यू भी मैं सबको 2 साल सैलरी दे दूं। तो अगर आप बूटस्ट्रैप मॉडल में चल रहे हो तो एक हैवी टीम सुसाइडल भी हो सकता है। जैसे मैंने अपने कुछ लोगों को देखा जो इसी डोमेन के अंदर है, उनकी टीम का साइज 700,000 तक हो गया। अब वो हैविली एग्रेसिवली फंडिंग ढूंढ रहे हैं, अदरवाइज वो डाई आउट हो जाएंगे। लोगों की सैलरी 2-2, 3-3 महीने नहीं जाती है। तो मेरा तो मानना है यार वो है, छोटी टीम अगर है बूटस्ट्रैप में बहुत हेल्प करता है। और इनफैक्ट चाहे फंडेड भी हो,
जितनी आपकी छोटी टीम होगी जो कि सिर्फ आपका डिजिटली एक्सपैंड कर रही है, मैं अभी एक फाउंडर से कल परसों बात कर रहा था, मैंने कहा कितने लोग हैं, $40 मिलियन की उनकी वैल्यूएशन हो गई, टीम में 25 लोग हैं, कुछ नहीं होता 25 लोग। तो मैंने कहा बाकी लोग, बोले यार हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस का काम करते ही नहीं, सारा काम हमारा 2 ही लोग डिपार्टमेंट है, एक टेक्नोलॉजी है और एक हमारा डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, 2 ही डिपार्टमेंट है। उसी के बेसिस पे सिकोया से $40 मिलियन की वैल्यूएशन उठा ली। ठीक है, तो मतलब छोटी टीम तो हमेशा अच्छी होती है, बस हर एक व्यक्ति तोड़ो होना चाहिए, राइट। तो दोनों का आंसर दे दिया मैंने, मतलब टाइप ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है वो, राइट। बूटस्ट्रैप में That's right. और इनिशियल स्टेज में आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए, मतलब स्केलेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी? क्या Profitability. स्केलेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। बिजनेस वही बताया तो, बड़ा करने से पहले खड़ा करना जरूरी है। अगर आप बूटस्ट्रैप मॉडल में हो तो यूनिट इकोनॉमिक्स मैटर करेंगे आपके लिए, कि आपकी हर एक चीज प्रॉफिटेबल हो, अदरवाइज आप ग्रो कैसे कर पाओगे। अगर आप वहां पे हो कि भाई हमें अभी मार्केट एक्वायर करना है और सिकोया और टाइगर ग्लोबल का पीछे हाथ है कि भाई उठाओ हैबिट चेंज लेके आओ, ठीक है, तो उस सिनेरियो में उत्तर बदल जाएगा यार। तो दैट वाज फ्रॉम आवर साइड। अगर आपको कोई क्वेश्चन डायरेक्ट Q&A से में से उठाना हो तो आप उठा सकते हो। फ्रेशर इंट्रो वाले सवाल पूछो भैया से। अच्छा, ओहो, ये सही है, ये तभी तो मजा आता है ऑफलाइन सेमिनार में, ऐसे उत्तर मिलते हैं सीधे। तो बिल गेट तो पैसा गिरने पे भी, ये कैसी बातें हो रही हैं? बिल गेट्स तो पैसा गिरने पे भी नहीं उठाता। अरे सस्ते अमिताभ बच्चन यार, चैट्स में कोई Q&A का सेक्शन है, मतलब आप उठा लो यार थोड़ा सा, मतलब चैट्स में चैट्स हैं, क्वेश्चंस कम है, तो कुछ है तो बता दो। So I think we have reached the end of our session. Thank you so much Aman भैया for taking out your time, और काफी मजा आया, काफी कुछ सीखने को मिला, और पर्सनली तो कैमरा ऑफ करके बैठी थी ना, ये चाय पीने चली गई नहीं बोल रही है। नहीं, मैं थोड़ा लॉजिस्टिक्स देख रही थी पीछे के, और काफी मजा आया मुझे, तो काफी कुछ सीखने को मिला है, एंड आई होप कि ऑडियंस ने भी नोट्स लिए होंगे, क्योंकि मैंने पर्सनली वो भी लिए साइड में, और आई होप कि आप वापस से आएंगे हमारे पास, एंड हमें ऐसे ही इंट्रोल करते रहेंगे। कैमरा सेटिंग्स ऑन करवा दो। अच्छा, वो आपकी टीम की है, ठीक है, ओके। Thank you so much. I would also like to thank the audience for taking out your time. इस बार हमें, मुझे लगता है पूरे econ का सबसे ज्यादा हाई ऑडियंस मार्क हिट करने वाला ये इवेंट था। अरे यार तुम्हारे, मेरे को अभी भी याद है, मैं फर्स्ट ईयर में वो रॉन्डेवू एक फेस्ट होता है ना, रॉन्डेवू से ऑनलाइन ले रहे हैं। हम अपना कॉलेज स्टाफ के आए थे एनएसआईटी से, तो मतलब हुआ क्या कि हम मॉर्निंग में तो रॉन्डेवू आ गए, अब वहां पे AR रहमान आया, अब उसके लिए पास थे, अब पास तो पैसे देने पड़ेंगे, पैसे थे ही नहीं, कैसे जाए, हम बार बार से सुन रहे IIT वालों को तो पास मिल गए। फिर हम शाम को निकल गए क्योंकि हमारे हॉस्टल की कर्फ्यू टाइमिंग्स होती थी उस टाइम पर, फिर हमने हॉस्टल वापस टापा, दिक्कत बस ये हो गई हॉस्टल टाप लिया, कॉलेज नहीं टाप पाए, तो पूरी रात हमें अपने कॉलेज की फुटबॉल ग्राउंड में बैठना पड़ा, बहुत मच्छरों ने खाया, रॉन्डेवू तो नहीं जा पाए रात को दोबारा, पर हाँ 2 बार मैंने अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर और शायद 3rd 4th ईयर में वो चीज देखी, बहुत बढ़िया फेस्ट कराते हो, पर ये कोरोना बीच में आ गया, चीजें नहीं हो पा रही। आई होप अब चीजें बेहतर होंगी, सब लोग आप अपने कॉलेज जा पाओगे, अब चीटिंग कैसे करोगे यार तुम लोग, पर ठीक है। यही मैं सोच रहा हूँ, पढ़ाई तो कुछ करी नहीं। ठीक है, ग्रेट, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू ऑल, और IITian हो बढ़िया फोड़ो, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या, बाय बाय। थैंक यू यार।